हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मैं दृष्टि आईएएस का सेकेंड टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने वाली हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस लोअर, यूपी लोअर, आरओ एआरओ जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। फ्रेंड्स, ये आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएगा। फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी लिखी थी? ये किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये फ्रेंड्स हम सभी लोगों ने पढ़ा है ये पोयम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, ये सबको मालूम है, ये लॉर्ड कैनिंग था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? वे बाल विवाह, ये मिसप्रिंट है यहाँ, वे बाल विवाह और बहुविवाह के प्रबल विरोधी थे, बिल्कुल सही। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में गैर ब्राह्मणों के लिए संस्थान के द्वार खोले और ज्ञान पर पारंपरिक अधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को अपनाया, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया, जिनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह 1856 का एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट को पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत ही बड़ा रोल था। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही है तो आंसर सी हो जाएगा, और ए और दो दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने 20वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंद नागरिक विटाल विध्वंसक और मजूर पत्रिकाएं प्रकाशित की? फ्रेंड्स, ये आपका प्रकाशित किया था किशन फागुली बंसोड़ ने। इन्होंने क्या किया था, ये जो निम्न समाज है, निम्न दलित समाज, उसके उत्थान के लिए महाराष्ट्र में ये सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था, तथा समाज में उनके उत्थान के लिए जोरदार प्रदर्शन भी किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में, ये थियोसोफिकल है, मिसप्रिंट हो गया। भारत में थियोसोफिकल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः 1875 में न्यूयॉर्क में भारतीय दर्शन से प्रेरित पश्चिमी लोगों द्वारा की गई, बिल्कुल सही। मैडम बाला वात्स्की और अरकाट इन दोनों के द्वारा मिलकर 1875 में न्यूयॉर्क में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन ने वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मूल हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया, गलत। इन्होंने स्वीकार किया था, और यहाँ दे दिया है अस्वीकार, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल एक। हाँ, केवल एक आंसर सही, ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में लिखने में से कौन सा सही है? भारत के राज्य सचिव को 15, यहाँ 15 रहेगा, ये आप अंक में लिख लीजिए, 15 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, जिसके कम से कम 9 सदस्य भारत के में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके। फिर 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत क्या किया गया, भारत में लॉर्ड, जो गवर्नर जनरल था, उसका पोस्ट समाप्त करके वायसराय का पद दिया गया, और भारत में शासन को बढ़ावा देने के ब्रिटेन में भारत सचिव का पद क्रिएट किया गया, भारत सचिव। ये भारत सचिव भारत के प्रशासन को देखता था, लेकिन ये ब्रिटेन में रहता था, और ये जो ब्रिटेन की विधायिका थी उसके प्रति उत्तरदायी था। तो ये सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी निर्माण किया गया था। तो इसी 15 सदस्यीय में ये प्रावधान किया गया था कि इसके कम से कम जो 9 सदस्य होंगे वो भारत में कम से कम 10 साल की सेवा कर चुके होंगे। तो ये आपका ऑप्शन सही है।
गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य विभागों के प्रमुख एवं उसके सलाहकार के रूप में काम करते थे। और जो ये वायसराय था, इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। तो ये भी ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया और उससे निम्नलिखित रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया। तो ये था आपका 1861 का जो एक्ट था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था। इसके तहत क्या किया कि इसके तहत क्या किया गया था, जो विधायिका है उसमें क्या किया गया था, परिषदों में जो गैर सरकारी हैं, गैर सरकारी यानी एक तरह से भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन ये प्रतिनिधित्व जो था ये मनोनयन पे था, इनको नॉमिनेट किया जाता था गवर्नर के वायसराय के द्वारा। तो ये आपके 1861 का जो एक्ट था, इसके तहत 3 भारतीयों को गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, ब्रिटिश काउंसिल, उसमें क्या किया गया था, 3 भारतीयों को जोड़ा गया था। ये बनारस के राजा थे, पटियाला के राजा थे और सर दिनकर राव, 3 लोग को जोड़ा गया था। बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में विधायिका में या फिर परिषद में जोड़ा गया था। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी एक्ट के माध्यम से पोर्टफोलियो व्यवस्था की गई। पोर्टफोलियो जो अभी मिनिस्ट्री है, एक जो मंत्री होते हैं उनके अंडर में एक मिनिस्ट्री होती है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो उसी को पोर्टफोलियो व्यवस्था कही गई। तो वो आपके 1861 के एक्ट में शुरू किया गया था। तो ये जो भी प्रावधान दिया गया था, तो इसके वजह से इसे कहते हैं विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद। ये विधि निर्माण में बहुत ही एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो इसीलिए इस एक्ट को क्या कहा जाता है, 1861 को विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह अधिनियम ने सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी, लेकिन उस पर मतदान करने या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी। बिल्कुल सही, सीमित रूप से चर्चा बस कर सकते थे। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, लेकिन आंतरिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर नहीं। ये गलत है। इस एक्ट के माध्यम से ये कहा गया, जो सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, बजट पर बस बहस कर सकते हैं, लेकिन कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक प्रशासन संबंधित मामले हैं उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये उल्टा दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान पारित प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव लिखा गया। बिल्कुल सही। जो भारत सचिव का पद 1858 के एक्ट में दिया गया था, जो भारत सचिव था, ये इसका पद एकदम एक तरह से फालतू था। ये भारतीयों के लिए एक तरह बर्डन का काम करता था। एक तो इसका जितना वेतन था वो सारा भारत से जाता था, ये रहता ब्रिटेन में था, और ये उत्तरदायी था ब्रिटेन की जो संसद है उसके प्रति उत्तरदायी था। तो भारत के प्रति ना तो ये उत्तरदायी था, और भारत का जो धन था वो इसके वेतन और पेंशन में चला जाता था। तो ये एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए सही नहीं था। तो इसलिए जो 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र था, उसमें इसको समाप्त करने की मांग की गई। तो ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजन की मांग की। गलत। जो 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, उसमें कहा गया था कि भारत प्लस ब्रिटेन दोनों जगह सिविल सेवा का परीक्षा कराया जाएगा, और इसमें केवल भारत दे दिया। तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ईस्ट इंडिया है ये। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय कल्याण पर ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए किया। बिल्कुल सही। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में की गई थी। ये गलत।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना जो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी, वो वो इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के लिए नहीं की गई थी। वो की गई थी आपका जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो 1851 में राधा कांत देव द्वारा बनाई गई थी। तो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो थी एक तरह से जमींदार समर्थक थी, ये जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। तो इसके विरोध में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसके विरोध में क्या किए थे, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना किए थे। और इसमें क्या दिया है, इंडियन एसोसिएशन जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है उसके विरुद्ध में किए थे, तो ये गलत हो जाएगा। ये इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अ, के विरोध में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल एक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, केवल एक सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा मुख्य रूप से किस घटनाक्रम में दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था जो ये 18, ऑप्शन बी सही होगा, 1892 के अधिनियम के तहत परिषदों में निर्वाचित बहुमत और बजटीय शक्तियों के अभाव में दिया गया था। इसमें ये किया गया था, बहुत सीमित रूप से भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, वो भी क्या बोलते हैं, निर्वाचन के आधार पर नहीं, चुनाव के आधार पर नहीं दिया गया था। कुछ भारतीयों को जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में चुनाव का मनोनयन किया गया था, वो बस कुछ भारतीय थे और उनको बहुत सीमित अधिकार दिया गया था। जैसे वो बजट पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, निर्वाचन में भागीदारी नहीं कर सकते थे, तो बहुत सारे उन पे प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इसलिए क्या किया गया, तो भारतीयों ने विरोध किया कि जब हमारा जो ये विधायिका है यानी परिषद है, उसमें जब हम लोग का प्रतिनिधित्व ही नहीं रहेगा तो हम कर क्यों देंगे। इसमें ज़्यादातर प्रतिनिधित्व जो ब्रिटिश है उनका है, भारतीयों का बस गिने चुने भारतीयों का प्रतिनिधित्व है, वो भी निर्वाचन के आधार पर नहीं है, वो है मनोनयन के आधार पे, नॉमिनेशन के आधार पे। और क्या करते हैं, ब्रिटिश जो होते हैं वो भारतीय उनका समर्थन करते हैं, उन्हीं को नॉमिनेट करके विधायिका में या परिषद में पहुंचाते हैं। तो इस हिसाब से भारतीय जो थे उनका इसका विरोध किए कि जब हमारा प्रतिनिधित्व तो इसमें नहीं रहेगा तो हम चुनाव कर क्यों देंगे। तो वही था कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। तो ये आपका नारा किस घटना के विरुद्ध में था, 1892 के अधिनियम के तहत परिषदों में निर्वाचित बहुमत और बजटीय शक्तियों के अभाव के कारण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है एक बार, 1907 के सूरत विभाजन, ये विभाजन है, विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुख्य असहमति, ये असहमति है, हाँ यहाँ छूट गया। मुख्य असहमति इस बात पर थी कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का देशव्यापी स्तर पर विस्तार किया जाए। बिल्कुल सही। जो ये क्या बोलते हैं कि जो 1905 में जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया तो इसमें जो नरमपंथी थे वो कह रहे थे कि ये जो आंदोलन रहेगा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, ये केवल बंगाल तक सीमित रहेगा। लेकिन जो नरमपंथी थे वो कह रहे थे इसको क्या किया जाए, बंगाल से बाहर पूरे इंडिया में लागू किया जाए। तो नरमपंथियों गरमपंथियों में ये एक तरह का मतभेद था। फिर ये दूसरा मतभेद ये भी था कि जो नरमपंथी थे वो चाहते थे कि बस कुछ ही वस्तुओं, जैसे कि क्या किया जाए, जो वस्त्र की होली है, जो विदेशी वस्त्र हैं उसको जलाया जाए, फिर अपनी स्वदेशी चीज को बढ़ाया जाए। तो ये कुछ सामानों तक सीमित थे। लेकिन जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि हम न केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, बल्कि जो विधायिका है उसका, सरकारी नौकरियों, न्यायालय, सबका विरोध करें। गर्मपंथी चाहते थे कि हम ये विधायिका का भी बहिष्कार करें, सरकारी नौकरी का बहिष्कार करें, न्यायालय का भी बहिष्कार करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गर्मपंथी हैं इस आंदोलन को बहुत उग्र रूप में लेके जाना चाहते थे। तो यहाँ उन लोगों में देशव्यापी विस्तारित करने पे क्या जाए, ये किया जाए या ना किया जाए, इसमें उनमें मतभेद था। ये मतभेद या असहमति थी, ये बिल्कुल सही है। नरमपंथी, दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, ये आपका सही है। नरमपंथी चाहते थे कि तिलक की अध्यक्षता में नागपुर में अधिवेशन हो, जबकि गर्मपंथी तिलक को अध्यक्षता से वंचित करने के लिए सूरत अधिवेशन चाहते थे। गलत हो गया फ्रेंड्स, ये उल्टा दे दिया है। जो गर्मपंथी थे
गरमपंथी वो चाहते थे कि तिलक जो हो वो नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बने 1907 में। तो ये दे दिया, नरमपंथी चाहते थे तिलक बने, नहीं, ये गरमपंथी चाहते थे कि तिलक जो है वो कानपुर में ये कांग्रेस का अधिवेशन करें 1907 में। और जो नरमपंथी थे, एकदम नरमपंथी, वो चाहते थे कि 1907 में जो सूरत का अधिवेशन है वो रास बिहारी बोस करे। तो ये नरमपंथी क्या करते थे, तिलक की अध्यक्षता नहीं चाहते थे एक प्रकार से। तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा दे दिया है। और फ्रेंड्स, गरमपंथी में कौन आते थे, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और ये लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और तिलक, तीनों लोग आते थे। ये गरमपंथी में। और नरमपंथी में कौन कौन आते थे आपका, ये दादा भाई नौरोजी आते थे, दादा भाई नौरोजी, फिर गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये लोग जो थे ये नरमपंथी में आते थे। और गरमपंथी में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और तिलक, जो ये तीनों जो थे ये क्या करते थे, ये गरमपंथी में आते थे। तो ये आपका गलत हो गया और ये आपका सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल्य मिंटो सुधारों, ये सुधारों है, सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इन सुधारों ने पहली बार भारत में विधान परिषदों के में अप्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत को लागू किया, बिल्कुल सही। जो पहले तो नॉमिनेशन होता था, लेकिन जब 1919 का जो मांटे मिल्लो सुधार था उसमें क्या किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, यहाँ माल्य मिंटो सुधार में अक्सर पूछा जाता है कि इसमें सचिव कौन थे और वायसराय कौन था। तो जो मार्ले थे ये सचिव थे और जो मिंटो थे वो वायसराय थे, ये जानना जरूरी है। इन सुधारों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए, लेकिन आवंटित सीटों की संख्या उनकी संख्या के अनुपात में रखी गई। गलत, जो उनकी संख्या थी उनके सीटों के अनुपात से अधिक रखी गई थी। तो यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में स्थापित किस क्रांतिकारी केंद्र से प्रकाशित हुई। तो ये हुई थी इंडिया हाउस से। और इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ये इंडिया हाउस की स्थापना की थी तथा इसी हाउस से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन होता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। युगांतर समूह ने पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर फुलर की हत्या का असफल प्रयास किया, बिल्कुल सही। ये 1907 में जो युगांतर समूह था, उन्होंने उसके जो सदस्य थे वो क्या किए थे, फुलर की, जो गवर्नर जनरल था, फुलर की हत्या का असफल प्रयास किए, मतलब कि वो फुलर की मृत्यु नहीं हो पाई। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए जिम्मेदार हैं, बिल्कुल सही है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग का जो काफिला था उस पर क्या किए, इन्होंने बम फेंका था। तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लाहौर में चरमपंथी आंदोलन अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन की स्थापना की और भारत माता पत्रिका का प्रकाशन किया। तो इन्होंने किया था अजीत सिंह ने। अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंडारा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये है वेल्लुथम्पी का विद्रोह। वेल्लुथम्पी का विद्रोह जो 1908 में होता है, इनको सैनिकों का भी समर्थन था। इन्होंने क्या किया है, एक उद्घोषणा किया, कुंडारा उद्घोषणा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, भारत से ब्रिटिश को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये वेल्लुथम्पी का विद्रोह था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1859 के नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका नेतृत्व दिया है। नेतृत्व बंगाल के नदिया जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया, बिल्कुल सही। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक इसी आंदोलन के दौरान लिखा गया था, बिल्कुल सही। और इस नाटक में जो ये नील विद्रोह हुआ था उसका वर्णन किया गया है। तो दोनों कथन सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा।
सी, ऑप्शन ए और दो दोनों सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध वुड डिस्पैच, जिसे प्रायः भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जारी किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी काल में। ये 1954 में वुड डिस्पैच आया था। तो इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी, ये प्रावधान था। और जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। और सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी। और कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास तथा तथा ये बॉम्बे, तीनों प्रेसिडेंसियों में क्या की जाएगा? विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसका प्रावधान था। फिर और दूसरे जो प्राथमिक जो दूसरे निजी क्षेत्र थे उनको भी एक तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप लोग शिक्षा को बढ़ावा दें। तो ये आपका ऑप्शन सी सही, बी सही है, लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के संदर्भ में हाफ लोप सिस्टम शब्द किस अधिनियम को संदर्भित करता है? तो हाफ लोप सिस्टम ये करता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। फ्रेंड्स, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसने क्या किया, जो कंपनी के जो कार्य थे, तो कंपनी के कार्य को क्या किया, दो भागों में बांट दिया कंपनी के कार्य को। जो प्रशासन था उसको, ये क्या हुआ था, प्रशासनिक प्रशासनिक एवं जो राजनीतिक काम थे वो क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में चला गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो जो भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को देखने लगे। और जो कंपनी थी वो केवल ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार वाणिज्य जो था, व्यापार और वाणिज्य का जो देख करना था, जो व्यापार वाणिज्य करना था वो कंपनी करती रही। और लेकिन जो भारत में प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्य थे, जैसे संधि करना या फिर सैनिकों नागरिकों के संबंध में कोई कानून बनाना, ये सब काम किसके हाथ में आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। और ये बोर्ड का ऑफ कंट्रोल किसके प्रति उत्तरदायी था, जो ब्रिटिश शासन थी उसके प्रति उत्तरदायी था। तो यानी पिट्स इंडिया एक्ट था, उसने क्या किया, जो भारत में जो प्रशासन है उसको दो भागों में बांटा, कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांटा, एक प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य और एक था आपका आर्थिक कार्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने भागों में बांटा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने ब्रिटिश भारत में जिला स्तर पर कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग किया? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पहले जो जिलाधिकारी होते थे जिला स्तर पे, वो क्या करते थे, जो न्यायिक कार्य था वो और प्रशासनिक कार्य था, प्रशासनिक कार्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, राजस्व की वसूली करना और न्याय देना, ये सभी काम क्या करते थे, जिलाधिकारी करते। लेकिन ये जो 1893 में, सॉरी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, इसने क्या किया, जो ये जो न्यायिक और प्रशासनिक कार्य था इसका क्या किया, बंटवारा कर दिया। इसको क्या किया, जो न्यायिक कार्य था वो क्या कर दिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में चला गया न्यायिक कार्य। और जो प्रशासनिक और राजस्व संबंधी कार्य थे वो डीएम ये क्या बोलते हैं, जिलाधिकारी जो होता है आईएएस ऑफिसर, उसके हाथों में चला गया। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था तो वो न्यायिक कार्य करता था। तो यानी कि जो जिला स्तर पे कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का बंटवारा किया वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। इसको शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत भी कहते हैं। शक्ति का जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये क्या कहता है कि जो न्यायपालिका है वो न्याय देखेगी, विधायिका है क्या करेगी, वो कानून बनाएगी, और कार्यपालिका क्या करेगी, कानून का प्रवर्तन करेंगी, उसको लागू करेगी। तो जो जितने सरकार के जितने अंग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपना काम करेंगे, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का पृथक्करण। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया? तो इसने किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको बदल के भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रक्त और वर्ण से भारतीय परंतु रुचि और बुद्धिमत्ता में अंग्रेज व्यक्तित्वों का एक वर्ग विकसित करने के लिए विचार का समर्थन किया? ये किया था थॉमस मैकाले ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। व्यपगत सिद्धांत का प्रयोग उन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के लिए किया जाता था जहां शासक की मृत्यु पुरुष उत्तराधिकारी के बिना हो जाती थी। बिल्कुल सही। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इसको लाया था लॉर्ड डलहौजी ने, और उसका मानना ये था कि इस नीति के अंतर्गत जो भी किंग है, जो भी राजा है, अगर उनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उनका कोई मेल चाइल्ड नहीं है, तो उनकी जो संपत्ति यानी उनका जो राज्य है वो ब्रिटिश शासन में उसका विलय कर लिया जाएगा। क्योंकि जो लड़कियां हैं वो राजा का वो प्रशासन संभाल नहीं सकती थी उस समय। और फिर उसके बाद से जो अगर राजा कोई दत्तक पुत्र लेता है तो वो दत्तक पुत्र को लीगल उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। यानी अगर किसी राजा का अपना लीगल पुत्र नहीं है या फिर पुत्र होने से पहले राजा की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या किया जाएगा, उस राज्य को क्या किया जाएगा, ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। अवध को वर्ष 1856 में अंग्रेजों द्वारा कुशासन के आधार पर अपने नियंत्रण में ले लिया गया। बिल्कुल सही। ये अवध जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी नजर पूरी अवध पे थी, लेकिन अवध में लीगल उत्तराधिकारी था ब्रिटिश कादिर। तो अब ये किस आधार पे क्या करते, इसको बंगाल को सॉरी ये अवध को अपने शासन में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दे, तो उन्होंने कुशासन का आरोप लगा दिया। कुशासन का आरोप लगा के इसको क्या किए, अपने साम्राज्य में मिला लिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था जो 1857 की क्रांति हुई। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। ये इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, ये इसका आंसर ये है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ये बी वाला सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दोनों में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं मिल रहा है। हुगली के युद्ध के हुगली के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से दो यूरोपीय शक्तियां शामिल थी। तो ये हुगली के युद्ध में युद्ध हुआ था आपका 1759 में, और इसमें दो यूरोपीय शक्तियां अंग्रेज और डच शामिल थी। इसमें डचों की निर्णायक हार हुई और डच भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले गए, तो यहाँ अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया। इसको बेदारा का युद्ध भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में 3 प्रसिद्ध फरमान प्राप्त करने के लिए एक अंग्रेजी मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था जॉन सरमन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। तो कंपनी का नाम क्या था, कंपनी कंपनी द इंडे ओरियंताले। कंपनी का था कंपनी द इंडे ओरियंताले, कंपनी का ये नाम था। तो ये किंग है को है किंग लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी की स्थापना की। बिल्कुल सही। इसे भारत में फ्रांसीसी व्यापार पर 20 वर्षों के लिए एकाधिकार मोनोपोली प्रदान किया गया। गलत। ये एक बार शुरू में दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में, सही है। ये फ्रांसीसी कंपनी के संदर्भ में ये 50 वर्ष हो जाएगा। प्रारंभ में उसको 50 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए मोनोपोली दी गई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक। यहाँ 20 वर्ष दे दिया है, 50 वर्ष होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल ये मराठा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। युद्ध के दौरान ब्रिटिश और मराठा सेनाओं के मध्य वडगांव की संधि हस्ताक्षर किए गए। जो युद्ध हुआ था आपका ये हुआ था 1775 से ये 1785 चौरासी 85 तक हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, तो 1779 में ये क्या किए, बड़गांव की संधि हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। एक तरह की अस्थायी संधि थी, इतना फेमस नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। सालबाई की संधि ने इस युद्धकालीन शत्रुता को समाप्त कर दिया और आगामी 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों को भी शांति सुनिश्चित की। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि से हुई। ये हुई थी आपकी 1784 में। तो ये आपका सालबाई की संधि के द्वारा क्या किया, दोनों के बीच शत्रुता समाप्त हो गई और अगले 20 वर्षों तक अंग्रेज और मराठा एक दूसरे से शांति बनाए रखेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस, ये बनारस है, बनारस अधिवेशन
बनारस अधिवेशन 1905 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसे स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बिल्कुल सही। नरमपंथियों ने बहिष्कार कार्यक्रम को बंगाल से आगे बढ़ाने का समर्थन किया और इसके पक्ष में सशक्त प्रस्ताव दिया। गलत। जो बंगाल से आगे बढ़ाने का काम किया था ये गरम पंथियों ने किया था, और इसमें दे दिया है नरम पंथियों ने बहिष्कार को बंगाल से आगे बढ़ाने का काम किया, तो ये गलत दे दिया। यहाँ होना चाहिए था गरम पंथी, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा? ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश खानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों ने, ये कारखानों के संदर्भ में, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम यानी इसको मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। बिल्कुल सही। पूर्वी भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना 1653 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसका विकास बाद में फोर्ट विलियम के रूप में किया गया। गलत। जो ये पूर्वी भारत में अंग्रेजों का जो पहला कारखाना था वो 1633 में बालासोर में वो स्थापित किया गया था। तो ये आपका गलत हो गया है। और जो ये कारखाना जो ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था, तो ये कलकत्ता की स्थापना 1690 के आसपास अंग्रेजों ने की थी, जिसके लिए तहत उन्होंने क्या किया था? सूतीनाता, कोलीकाता और गोविंदपुर 3 गांव को गोद लिए थे, और तीनों गांव को क्या किए थे? उसका आधुनिकीकरण करके कोलकाता की स्थापना किए थे। तो आपका 1690 में हुआ था। तो 1690 में कोलकाता की स्थापना हुई थी और बाद में चल के वो फोर्ट विलियम कहलाया। लेकिन इसमें दिया है कि पहला जो पूर्वी क्षेत्र में अंग्रेजों का कारखाना था वो 1633 में स्थापित बालासोर में किया गया था। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन केवल एक सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंडमक की संधि, ये क्या है? 1779 है, सॉरी 1879 9 है, के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? अफगानिस्तान के अमीर को अपनी विदेश नीति भारत सरकार के परामर्श से चलानी थी। बिल्कुल सही। ब्रिटिश को काबुल में एक अस्थायी रेजिडेंट नियुक्त करने की अनुमति दे दी गई, ये भी सही है। तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्व अभिलेखों में महल शब्द का प्रयोग एक वित्तीय इकाई को दर्शाने के रूप में किया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति केवल एक ही गांव पर अधिकार रख सकता था। गलत। एक व्यक्ति एक गांव पे अधिकार नहीं रख सकता था, उसमें कई सारे प्रमुख हो सकते थे, कई सारे जमींदार एक गांव में हो सकते थे। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। फ्रेंड, जो राजस्व कानून है उसमें महल शब्द का प्रयोग किया जाता था। महल जो होता था एक राजस्व या राजस्व इकाई को प्रदर्शित करता था, और गांव से सम्मिलित रूप से कर लिया जाता था। गांव के एक किसान से कर नहीं लिया जाता था, गांव को सम्मिलित एक इकाई मान लिया जाता था, और एक इकाई मान के पूरे गांव से एक कर लिया जाता था। तो इसी एक इकाई को राजस्व विभाग में महल कहा जाता था। तो इसी के नाम पे इस पूरे क्षेत्र को महल कहा जाने लगा, यानी पूरे गांव एरिया को महल कहा जाने लगा। और इसी महल से महलवाड़ी प्रथा का आरंभ हुआ, कि मतलब महलवाड़ी प्रथा में एक गांव यानी एक महल से राजस्व वसूल किया जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल और कर्मण्यता की नीति शुरू की थी? ये की थी लॉर्ड लॉरेंस ने। इसका कार्यकाल था 1864 से 69 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मैसूर युद्धों ने स्थानीय शक्तियों को बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं और फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन के रणनीतिक महत्व को प्रतिबिंबित किया। बिल्कुल सही। मैसूर युद्ध में जो स्थानीय शक्ति जैसे टीपू सुल्तान था, हैदर अली था, तो इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी फ्रांसीसियों के साथ बढ़ने लगी, उसको प्रतिबिंबित किया। क्योंकि इन युद्धों में क्या किया, टीपू सुल्तान और हैदर अली ने फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त की थी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हैदर अली और टीपू सुल्तान पहले भारतीय शासकों में थे जिन्होंने यूरोपीय शैली के प्रशिक्षण और हथियारों के माध्यम से अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण किया। बिल्कुल सही। उन्होंने क्या किया, अपनी सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए कुछ ब्रिटिश जो
कुछ ब्रिटिश जो क्या करते हैं कि जो एक तरह से कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाले थे, उनको रिक्रूट किया गया था कि भारत की सेना को प्रशिक्षित कर सकें। तो ये आपका ऑप्शन दोनों सही है, और ए आर की व्याख्या भी, आर ए की व्याख्या भी करता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, महात्मा गांधी ने गंगाधर राव देशपांडे को लिखा, केवल मृत्यु ही मुझे बेलगांव जाने से रोक सकती है। उन्होंने यह बात निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भाग लेने के अपने आशय के संदर्भ में कही थी? तो उन्होंने कहा था ये होम रूल लीग अधिवेशन 1916 में। जो होम रूल लीग अधिवेशन 1916 में था, तो जो कांग्रेस के लीडर थे वो क्या कर रहे थे, वो गांधी जी को मना कर रहे थे कि आप इस होम रूल लीग अधिवेशन में भाग ना लें, ये एक आप कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस के अंदर किसी और पार्टी में सम्मिलित ना हो। लेकिन जो गंगाधर राव देशपांडे थे, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था, तो गांधी जी ने वही कहा कि केवल मृत्यु ही मुझे बेलगांव जाने से रोक सकती है, क्योंकि जो ये होम रूल लीग का अधिवेशन जो था, ये बेलगांव में ही हो रहा था, तो वही लिखे थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ बेलगांव कॉन्फ्रेंस अधिवेशन, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका अध्यक्षता किया था इसके बाद ये गांधी जी ने किया था, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1900 दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? इस इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम का औपचारिक रूप से समर्थन किया गया था, बिल्कुल सही। इसमें कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों वाली एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था, बिल्कुल सही। तो आपका कथन दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है। फिर देखते हैं, रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रॉलेट सत्याग्रह फ्रेंड्स 1919 में आया था। तो रॉलेट, ये आपका ये तिलक लिखा है। तिलक ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा और तर्क दिया कि अलग अलग राजनीतिक अपराधियों के लिए सभी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, गलत। ये काला कानून जो कहा था, ये गांधी जी ने कहा था, तिलक ने नहीं कहा था, ये गलत हो जाएगा। गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया, उसमें होम रूल लीग के युवा सदस्यों को शामिल किया, लेकिन पैन इस्लामिक से दूरी बनाए रखी, गलत। जो गांधी जी ने सभा का आयोजन किया, उसमें होम रूल के सदस्य शामिल थे और पैन इस्लामिक के सदस्य भी शामिल थे, दोनों के सदस्य शामिल थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, न तो एक न ही दो, दोनों सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुस्लिमों की भागीदारी काफी अधिक थी। तो फ्रेंड्स, ये गलत है। असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी ज़्यादा थी, क्योंकि असहयोग के साथ आपका खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, और खिलाफत का जो मुद्दा था वो मुसलमानों के लिए था, तो इसलिए जो मुस्लिम थे वो असहयोग आंदोलन में अधिक भागीदारी दिए थे, और इसमें उल्टा दे दिया है। और असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिमों की भागीदारी अधिक थी, ये गलत हो जाएगा। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिमों की जो भागीदारी थी असहयोग आंदोलन की तुलना में कम थी, तो ये गलत हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या असहयोग आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए संख्या की आदत थी, गलत। जो सविनय अवज्ञा में जो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वो असहयोग आंदोलन की 3 गुना थी, यानी असहयोग आंदोलन में जितने लोग गिरफ्तार हुए थे, उससे 3 गुना अधिक क्या हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। ये दिखाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कितने ज्यादा लोगों की भागीदारी थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न तो एक और न ही दोनों नहीं सही हैं। फिर ये देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्व संहिता के अनुसार यदि कृषि उपज का सामान्य उपज से 1/3 से कम हो तो किसान कर में छूट के हकदार थे। राजस्व संहिता के अनुसार अगर किसी वर्ष किसान को जो जितनी उनकी सामान्य उपज है, उस उपज से 1/4 1/4 अगर 1/4 उपज होती है, तो यानी पहले 20 केजी उपज थी,
अब कितना हो गया, 5 kg उपज हो गया। अब घट के 5 हो गया, 1/4 हो गया। तो क्या करेंगे, जब ये 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है उपज, तो जो किसान होते हैं वो कर पाने के हकदार वो सॉरी कर में छूट पाने के हकदार हो जाते हैं। जब इतना कम उपज हो जाएगा तो किसान सोचेंगे कि किसान को यह हक है कि वो कर ना दे, लेकिन यहाँ पे 1/3 दे दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये 1/4 पे लागू होता है। अगर उपज जो है 1/4 होती है, 1/4 से कम हो, तब किसान कर में छूट के हकदार होते हैं। ये 1/3 दिया तो ये गलत हो गया। अंततः ब्रिटिश सरकार संबंधित वर्ष के लिए कर को माफ करने और जब्त की गई संपत्ति को वापस करने पर सहमत हुई। जो कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, उसमें क्या हुआ कि जो उपज बहुत कम हो गई थी अकाल के कारण। खेड़ा जो है राजस्थान का एक स्थान है। तो क्या किए गांधी जी ने यह आंदोलन, वो एक तरह से सविनय अवज्ञा सत्याग्रह किया कि जो किसान हैं उनसे जबरदस्ती कर न वसूला जाए, क्योंकि अकाल के कारण जो उनका उपज है 1/4 से कम हो गया है। तो इसके पहले क्या किए थे, जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, जबरदस्ती किसानों से कर वसूला था। तो यही लिख रहा है इसमें कि उस संबंधित वर्ष कर माफ करने और जब्त की गई संपत्ति वापस करने पर सहमत हुई। यानी ये जो अंग्रेज थे वो किसानों को जो इनसे जबरदस्ती कर की वसूली किए थे उसको वापस करने के लिए सहमत हो गए। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो केवल ऑप्शन आपका केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व, ये स्वराजवादी है, ये स्वराजवादी और नो चेंजर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया तो जो कांग्रेस था वो दो भागों में एक तरह से बट गया। इसमें एक थे नो चेंजर्स, एक थे प्रो चेंजर्स। तो जो नो चेंजर्स थे वो चाहते थे कि हम क्या करें, विधायिका में जो काउंसिल है उसमें प्रवेश ना करें, यानी चुनाव न लड़ें, और विधायिका में या काउंसिल में प्रवेश ना करें, और क्या करें, जो रचनात्मक कार्य है सिर्फ उसी में भाग लें। लेकिन जो प्रो चेंजर्स थे, प्रो चेंजर को स्वराजवादी भी कहा जाता है। प्रो चेंजर्स या स्वराजवादी, इसमें आते हैं आपके मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, ऐसे लोग आते हैं जो क्या किए थे, ये स्वराजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो ये क्या करते, इन्होंने कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, जो चुनाव है उसमें भागीदारी लेनी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और विधान परिषदों में प्रवेश करना चाहिए, और विधान परिषदों में प्रवेश करके जो सरकार की नीतियां हैं उसका उसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए और उनको पास होने से रोकना चाहिए। तो ये जो स्वराजवादी थे उनका मानना था। तो इनको प्रो चेंजर्स या स्वराजवादी कहा जाता है। और नो चेंजर्स चाहते थे कि चुनाव न लड़े। तो अब समझिए, नो चेंजर्स ने परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया, तो गलत, यही ये गलत हो गया। नो चेंजर्स जो थे वो परिषदों में प्रवेश का समर्थन नहीं किया, चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जबकि स्वराजवादी ने इसका विरोध किया और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया। गलत, जो स्वराजवादी थे वो कहे थे कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, परिषदों में प्रवेश करना चाहिए, और जो नो चेंजर्स हैं उन्होंने कहा था कि हमें रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा दे दिया है। स्वराजवादी का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद और एम ए अंसारी ने किया, जबकि नो चेंजर्स का नेतृत्व सी आर दास और अजमल खान ने किया। ये उल्टा दे दिया है। नो चेंजर्स, ये जो नो चेंजर्स है जो कहते थे कि हम क्या करेंगे, नो चेंजर्स चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनको स्वराज नो चेंजर्स को स्वराजा सॉरी ये नो चेंजर्स जो थे इनको ये कहते थे कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और परिषदों में भाग नहीं लेना चाहिए। तो इसका नेतृत्व जो था वो किए थे राजेंद्र प्रसाद, और हमें अंसारी जो थे ये किए थे। तो ये उल्टा दे दिया है। और जो स्वराजवादी थे उसका नेतृत्व सी आर दास और अजमल खान ने किया। स्वराजवादी यानी प्रो चेंजर्स। तो स्वराजवादी का नेतृत्व किए थे सी आर दास ने, और नो चेंजर्स का नेतृत्व किए थे राजेंद्र प्रसाद और एम ए अंसारी ने। तो उल्टा दे दिया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नो चेंजर्स का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद सी आर दास, और स्वराजवादी का नेतृत्व सी आर दास और अजमल खान। तो ये उल्टा दे दिया, तो आपका ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। नो, तो एक और नो दो दोनों ही सही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन आता है ये क्वेश्चन।
व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन ने अंततः दिल्ली चलो आंदोलन का रूप ले लिया, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रह का प्रस्ताव रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे, बिल्कुल सही। और जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उलूगल खान आंदोलन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? यह छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, बिल्कुल सही। ये 1890 के आसपास हुआ था, 90 के दशक में हुआ था। तो ये मुख्यतः 1891 में भीषण रूप लिया, लेकिन ये 1890 का दशक मान लीजिए, 1891 ईस्वी। इस प्रतिक्रिया में ब्रिटिशों ने 1903 में टेनेंसी एक्ट पारित किया, जिसके तहत खुंट-कट्टी प्रणाली को मान्यता दी गई, बिल्कुल सही। खुंट-कट्टी प्रणाली क्या है? इसके तहत क्या किया था, जो एक वंश के परिवार हैं पूरे, उनको एक सामूहिक भूमि दी जाती थी और इस भूमि पर इस वंश के लोगों का पूरा अधिकार था कि इसकी यहाँ जंगलों की सफाई करें, खेती करें, जो भी करना है करें। तो ये एक वंश के लोगों को पूरा इस पे अधिकार दिया जाता था खुंट-कट्टी प्रणाली में। तो ये दोनों सही है आपका, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी प्रस्तावित की थी? ये किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये जो था 1505 ईस्वी में ये भारत में पुर्तगाली भारत में पहला क्या बोलते हैं, हाँ, पुर्तगाली वायसराय था। तो ये भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या करता था, जो हिंद महासागर है उसमें पुर्तगालियों के वर्चस्व को दिखाता था। यानी इस महासागर में जब किसी को जाना होता था तो क्या करता था, ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत उस जिस व्यक्ति को जाना था उससे क्या करता था, कुछ कर की वसूली करता था, कुछ पैसा लेता था और तब उसको परमिट देता था कि हाँ आप समुद्र में जा सकते हैं। तो इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी को कार्टेज या परमिट व्यवस्था भी कहते हैं, कार्टेज या परमिट व्यवस्था भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था, ये 1909 में पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आया। और जो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये वास्तविक संस्थापक रहा है और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये प्रथम वायसराय रहा है भारत में, प्रथम पुर्तगाली वायसराय रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किया था, उन्हें सबसे पहले से लेकर सबसे बाद तक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री मंडल की पहली बैठक बुलाई। तो ये 1910 में सरला देवी चौधरानी ने 1910 में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक इलाहाबाद में बुलाई थी। तो ये 1910 हो गया। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन, राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन 1925 में बेगम बाई टाटा के द्वारा किया गया था। उनका सबसे बड़ा भूमिका उन्हीं का था। बेगम बाई टाटा 1925 में ये राष्ट्रीय महिला का परिषद का गठन किया गया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट कजिंस ने की। तो ये कजिंस ने की, ये की थी आपका 1927 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। रमाबाई रानाडे ने भारत महिला परिषद की स्थापना की, कब की थी? ये 1904 में की थी। तो आपका सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? 4 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा। 4 1 2 4 1 2 4 1 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाघेरा विद्रोह ये हुआ था 1818 से 1820 के बीच में। अहोम विद्रोह ये हुआ था 1828 में। पाइका विद्रोह 1817 में और कच्छ विद्रोह 1816 से 1832 में। फ्रेंड्स अब सब सीधे सीधे मैच है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही होगा। 1 2 3 4 सब सीधे मैच है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के मुगल दरबार में पहुंचे तो इंग्लैंड का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? ये था आपका किंग जेम्स प्रथम था। ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहोम शासक ने मुआमारिया विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सहायता मांगी, बिल्कुल सही। अहोम साम्राज्य में मुआमारिया विद्रोह का सामना
नहीं कर सका और अंततः उसके आगे झुक गया। गलत। जो मुआ मारिया विद्रोह, ये निम्न जात के जो कृषक थे मुआ मारिया, तो लेकिन जो अहोम साम्राज्य था इनसे एक तरह से बच निकला, वो उनके आगे झुका नहीं अहोम साम्राज्य। ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाला क्वेश्चन है, मिला लेते हैं। मद्रास की संधि, मद्रास की संधि ये कब हुआ था? ये किसके बीच की हुआ था? जो प्रथम आंग्ल मैसूर था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर आपका 1766 से 1769 के बीच में हुआ था। तो ए का आपका 2 हो जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है। फिर भी यानदोब संधि, ये यानदोब संधि है जो ये आपकी 1826 में हुई थी, प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध के दौरान। तो ये मैंने प्लस मैच कर दिया, ये आपका इससे है। और यानदोब जो संधि है ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान हुआ था 1828 में। ये सही है, सॉरी ये 26 है। 26 में गंडमक की संधि ये हुआ था द्वितीय अफगान की युद्ध, लॉर्ड लिटन के समय। ये हुआ था आपका 1879 के समय। और सालबाई की संधि सबको मालूम है, ये हुआ था ये आंग्ल मराठा युद्ध की जो समाप्ति हुई थी सालबाई की संधि से हुई थी। ये 1784-85 के बीच हुआ था। तो ये सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की मुख्य भूमिका क्या थी? ग्राम ग्राम की समस्त भूमि का स्वामी, एक तरह से वो स्वामी थे, एक तरह से ये सही है। ब्रिटिश सरकार की ओर से भू राजस्व संग्राहक, लेकिन उनकी मुख्य भूमिका थी ब्रिटिश सरकार की ओर से भू राजस्व संग्राहक थे, लेकिन ये आपका सही है, लेकिन ये मुख्य रूप से यही सही है। तो अगर हम इसको भी सही मान सकते हैं तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बंगाल की कृषि संरचना में अधियार शब्द का तात्पर्य क्या था? तो ये था खेती करने वाले तथा उपज का एक हिस्सा जमींदार से साझा करने वाले बटाईदार। फ्रेंड्स, ये व्यवस्था अभी भी चलती है। जो गांव के बड़े जमींदार होते हैं अगर वो शहर चले जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी भूमि को गांव के किसी मजदूर को, किसान को दे देते हैं और उस पर खेती करता है। तो खेती जो उपज होती है वो एक हिस्सा क्या करता है, जमींदार को भिजवा देता है और कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। तो जो अपने पास रखता है जो किसान, उसको बटाईदार कहते हैं। तो ये बटाईदारी व्यवस्था को अभी भी भारत में प्रचलित, खासकर उत्तर भारत में अभी भी प्रचलित है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी जो अधियार, जो बटाईदार किसान है, बटाईदार, उसी को अधियार कहा जाता है, उसको अधियार भी कहा जाता है, बटाईदार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो ये आपका था सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन दंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष हुए थे? तो 1875 में, बहुत फेमस है। जो दक्कन के किसान थे वो साहूकारों से ऋण लेते थे और ऋण बहुत उच्च ब्याज पर थी। तो किसान जो होते थे वो कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं पाते थे, कुछ कमाते थे उनका कमाई ब्याज देने में ही चला जाता था, एकदम गरीब से गरीब होते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इससे तंग आकर विद्रोह कर दिया साहूकारों के प्रति। तो जो साहूकारों के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो खाता बही था, सबको क्या किए, जला दिए। तो एक तरह से इसी को दक्कन दंगा कहते हैं, दक्कन विद्रोह भी कहते हैं। तो 1875 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत बॉम्बे दक्कन क्षेत्र में हुई, बिल्कुल सही। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का बंदोबस्त सीधे रैयत से किया जाता, रैयत यानी किसान, सीधे रैयत से किया जाता था। तो इसलिए किसान व्यवस्था, इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इसमें कोई मिडिल मैन था, जैसे भू राजस्व व्यवस्था में जो जमींदार थे वो किसान और अंग्रेजों के बीच में मिडिल मैन का काम करते थे, लेकिन इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता है। जो अंग्रेज होते हैं सीधे क्या करते हैं, रैयत यानी किसानों से क्या करते थे, राजस्व का वसूली करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ व्यक्ति दिया है और गतिविधि क्षेत्र दिया है। रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र कौन सा था? ये था झांसी था, 1 का 2। फिर नाना साहब का कौन सा था? ये आपका कानपुर था, बी का 1। फिर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के आरा से संबंधित थे, सी का 4।
और बिरजिस कादिर ये बेगम हजरत महल के बेटे थे। तो ये अवध से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अवध पर सहायक संधि किस वर्ष थोपी गई थी? तो ये थोपी गई थी 1801 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अनुसार महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? ये रखी गई थी 14 वर्ष। फ्रेंड्स, इसको शारदा एक्ट भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि शारदा एक्ट 1929 के अनुसार महिलाओं की शादी की उम्र कितनी रखी गई थी? 14 वर्ष रखी गई थी। और लड़कों की उम्र कितनी रखी गई थी? 18 वर्ष रखी गई थी। ये लड़कों की वर्ष थी और महिलाओं की उम्र 14 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरी के रूप में वर्णित किया है? तो किया है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इसको अवध को एक चेरी के रूप में माना है और सोचता था एक दिन ये हमारे पास आ ही जाएगी। इसीलिए कुशासन का आरोप लगा के 1856 में क्या किया? अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक, ये सहायक है। सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सहायक संधि की योजना लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बनाई गई। गलत। ये लॉर्ड वेलेजली द्वारा बनाई गई थी। लॉर्ड वेलेजली ने ये सहायक संधि की योजना का प्रतिपादन किया। इस संधि के तहत ब्रिटिश सेना अपनी सेनाएं सहयोगी शासक के क्षेत्र में तैनात करती थी। बिल्कुल सही। जो लोकल किंग थे, जो भी राजा थे, तो क्या करते थे? अंग्रेज जो होते थे वो ब्रिटिश सेना यहाँ पे डिप्लॉय कर देती थी, ब्रिटिश सेना रखती थी। और जो अंग्रेज थे, जो इंग्लिश से ब्रिटिश थे, वो कहते थे कि लोकल जो किंग थे कि आप जो कोई भी अगर आप पे युद्ध करता है या फिर आपको कहीं से युद्ध करना है, कोई भी आपकी जो सुरक्षा की गारंटी वो हम देते हैं, बस क्या कीजिए जो हमारी अंग्रेजी सेना है वो अपने पास रख लीजिए। तो क्या करते थे? ये जो लोकल किंग थे ये अंग्रेजों की सेना अपने पास रख लेते थे और जो लोकल किंग की जो विदेश नीति होती थी, किस राजा से लड़ना है, किससे संधि करना है, क्या करना है, वो सारा अंग्रेजों के हाथ में चलाया है। यानी देखा जाए तो लोकल किंग की जो विदेश नीति थी वो अंग्रेजों के हाथों में चली आई। तो राज्य क्षेत्र में तैनात करना पड़ता था। तो ऑप्शन ये से सही है और ये गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। केवल दो सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो ये अखिल भारतीय जनगणना तो थी लेकिन असामयिक थी। मतलब भारत, मान लीजिए भारत है तो कुछ क्षेत्रों में किसी समय हुई, तो कभी इस क्षेत्र में किसी और समय हुई, इस क्षेत्र में किसी और समय हुई। लेकिन जो व्यवस्थित और सामयिक जनगणना थी वो 1881 में हुई थी। तो ये आपका लेकिन पूछा है प्रथम अखिल भारतीय जनगणना, तो ये 1872 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस वायसराय ने वर्ष 1864 में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से शिमला स्थानांतरित किया, जिससे ग्रीष्म ऋतु के दौरान सरकार को पर्वतीय स्थल पर स्थानांतरित करने की परंपरा स्थापित हुई? तो ये किया था जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? तो ये 1911 में। ये तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ब्रिटिश के जो शासक थे, ब्रिटेन के जो किंग थे, वो जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उन्होंने क्या किया? वो घोषणा किया कि अब जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। और इसी दिल्ली दरबार में उन्होंने घोषणा किया कि जो 1905 का बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाए। अब मैंने मतलब बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाए। अब बंगाल एक सीमित इकाई, एक ही इकाई रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च प्रारंभ किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पत्रों का संग्रह प्रकाशित किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के जितने पत्र हैं सबको संगठित रूप से ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉलेट सत्याग्रह, ये आपका 1919 में आया था। असहयोग आंदोलन, ये आपका हुआ था 1920 में। बारदोली सत्याग्रह, ये 1928 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो आपका सब सीधे सीधे हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट, फिर असहयोग, फिर बारदोली। 1 2 3 4, ये कहाँ है? 1 2 3 4, 1
2 3 4 ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था? तो विलियम जोन्स, 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, और ये विलियम जोन्स थे, ये जो थे कलकत्ता के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश थे, तो ये सही है। लेकिन हेनरी थॉमस कोलब्रुक थे, ये भी उसके सहयोगी थे। नथानिएल हाल्डेल, ये भी इसकी स्थापना में सहयोग किए थे, तो यानी तीनों थे, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रारंभिक शिक्षा नीतियों के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रशासन के लिए उपयोगी प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। बिल्कुल सही, 1791 बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इसकी स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार, आईएएस में भी पूछा गया है। तो 1791 बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जोनाथन डंकन ने। और अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ये भी सही है, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ये की थी वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग, उसने क्या किया था? कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? हैदराबाद की स्थापना किसने की? किरचिक खान ने की थी, तो ये बिल्कुल सही है। अवध सादत खान ने किया था, बिल्कुल सही है। और ये बंगाल को जो स्थापना किया था मुर्शिद कुली खान ने किया था। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हैं। फ्रेंड्स, इन जो सादत का किरचिन खान है, इनको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हैदराबाद की स्थापना बुरहान उल मुल्क ने की थी। तो ये जो है उसको किलिचिक खान भी कहा जाता है। इसका जो एक तरह का इलियास है, उर्फ है, वो दे दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में भारत में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सामाजिक सुधार के रूप में कार्य किया? तो इन्होंने किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जिनके प्रयासों से 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट 1856 एक्ट पारित हुआ। फिर वीरे संगलम पुलतुतु, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में जो विधवा पुनर्विवाह है उसके लिए सक्रिय थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, इन्होंने भी महिला विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी, जो 19वीं सदी में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानताओं की आलोचना करती है? तो ये लिखा था ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे ने क्या किया था? जो स्त्री पुरुष तुलना की पुस्तक लिखी थी। तो ये आपकी पुणे की से बिलोंग करती थी। तो ये ताराबाई शिंदे ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी ढाका में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका 1878 में पारित हुआ था, जिसके तहत भारतीयों को लोकल भाषा में समाचार पत्र छापने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये 1878 में आया था। हंटर कमीशन 1882 में ये प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उस पर शोध करने के लिए कि प्राथमिक शिक्षा में कैसे बढ़ावा उसको दिया जाए, इसके लिए आया था। एल्बर्ट विल, ये आपका 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा आया था, जिसके अंतर्गत जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो अंग्रेजों को मुद्दों को भी देख सकते थे। तो सबसे पहले 1878 वाला आएगा, फिर 1882, फिर 1883, सब सीधे हैं। तो 1 2 3 ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना है ये? 71 72 नहीं है। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के शहरी केंद्रों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूरत, मसूलीपट्टनम,
तथा, ये तथा है। तथा ढाका जैसे वाणिज्यिक केंद्र 18वीं शताब्दी के मध्य पतन की ओर अग्रसर हुए। बिल्कुल सही, 18वीं शताब्दी में पतन की ओर अग्रसर हो गए। प्लासी के युद्ध के बाद मद्रास, कलकत्ता और अब बम्बई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर प्रमुख आर्थिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। बिल्कुल सही। तो ये आपका ऑप्शन दोनों सही है, तो कथन सी सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की भारत में प्रारंभिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महात्मा गांधी की भारत में पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में हुई। गलत। जो गांधी जी की भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी वो थी जो फरवरी 1916 में जो क्या बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हो रही थी उसमें उनकी पहली उपस्थिति थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन के समारोह के दौरान बिहार के चंपारण के एक किसान ने गांधी जी से संपर्क किया। गलत। जो ये क्या बोलते हैं, ये जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था तो इसमें भी गांधी जी ने भागीदारी की थी, लेकिन ये उनकी दूसरी सार्वजनिक गतिविधि थी। पहली ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में थी, फिर दूसरी 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें थे। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में एक किसान ने उनको चंपारण में, जो चंपारण के किसानों की जो दुर्दशा थी उसका समाधान ढूंढने के लिए बुलाया था। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दौरान दे दिया है, लेकिन जब ये 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान होना चाहिए। तो आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न तो एक न ही दो, दोनों से गलत है, मतलब दोनों सही नहीं है। असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन के युग का असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। यह कथन निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ये लिखा है आपका लुई फीसर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के भारत में निम्न जातियों के सामाजिक सुधार आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना हरिदास ठाकुर ने की थी। नहीं, ये गुरु घासीदास जो सतनामी आंदोलन है अभी चलता है जो अभी, तो उसका जो स्थापना किया था वो गुरु घासीदास ने किया था। गुरु घासीदास। केरल के नारायण गुरु ने मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के विचार का प्रतिपादन किया। बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन आपका केवल दो सही है, तो केवल दो मैच कर लेते हैं। केवल इसका आंसर कहाँ है? केवल दो, आपका ऑप्शन दो भी सही हो जाएगा, केवल दो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की? तो ये किया था ईवी रामा स्वामी ने। तो आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मराठी समाचार पत्र केसरी जो ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रमुख आलोचक था का संपादन किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। फ्रेंड्स, यहाँ अपना वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।